जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट से। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिएगा प्लीज। एनी क्वेश्चन? जी बच्चों कोई क्वेश्चन? कल हमने डिस्कस किया था फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। सर एक्सचेंज का जो चैप्टर है वहां से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? आवाज नहीं आई आपकी, जरा थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। सर जो IAS 21 है वहां से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? एक पूछना था जी बिल्कुल पूछें। सर ये जो एक्सचेंज का चैप्टर है, लेट्स सपोज कि हमने लोन लिया है जी और लोन जो है वो मिड ऑफ द ईयर में लिया है हमारा। लेट्स सपोज के जो है वो रिपोर्टिंग जो डेट है वो 31 दिसंबर है और हमने लोन 1 ठीक है। जुलाई को लिया है। अब हम उस ओके पे जो इंटरेस्ट दे रहे हैं और प्लस कुछ प्रिंसिपल भी है जो हम पे कर रहे हैं, वो हम जो है ना वो ईयरली बेसिस पे करते हैं। तो अब हम ठीक जब है। वो पे करेंगे तो क्योंकि हमने 1 जुलाई को लिया है तो अगले साल की 13 जून को हम पे करेंगे ना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। जी जी सर हम जब ये अब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे करेंगे, एक तो 31 दिसंबर को क्योंकि वो मॉनिटरी एसेट है, हमारी वो लाइबिलिटी है, तो इस वजह से हम उस पर जो है वो एक्सचेंज लॉस या गेन और रिकॉर्ड करेंगे 31 दिसंबर को। तो जब 13 जून को हम पेमेंट करेंगे थोड़ी सी इंटरेस्ट और कुछ प्रिंसिपल की, तो उस वक्त अगर जो है वो कुछ एक्सचेंज लॉस या कुछ एक्सचेंज जो है वो गेन हम करेंगे रिकॉर्ड, या उस टाइम कुछ भी वो इससे रिलेटेड रिकॉर्ड नहीं होगा, गेन वो 31 दिसंबर को ही रिकॉर्ड होगा? देखो जिस वक्त आप पेमेंट करते हो ड्यूरिंग द ईयर, अगर आप पेमेंट करते हो और वो पेमेंट उस लाइबिलिटी की अमाउंट से डिफर कर रही है, तो जो डिफरेंस आता है एक्सचेंज गेन और लॉस उसी वक्त रिकग्नाइज होता है। ठीक है। रीमेजरमेंट एक अलग चीज है, वो बैलेंस पर होती है। ठीक है। जो वो आप ईयर एंड पे करोगे, मसलन आपने अगर फॉरेन करेंसी में $10,000 का लोन लिया, ये मैं प्रिंसिपल अमाउंट की तरह बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब आपने ड्यूरिंग द ईयर किसी वक्त भी $2,000 इसमें पे किया है, यकीनी बात है आप जिस दिन पे कर रहे हो $2,000, उस दिन एक्सचेंज रेट वो नहीं था जो कि जिस दिन आपने इसको रिकग्नाइज किया। मिसाल के तौर पे यहाँ PKR 142 था और जिस दिन आप पे कर रहे हो $2,000 तो PKR 144 था। यकीनन मुझे पेमेंट तो 144 के हिसाब से करनी है और मेरी लाइबिलिटी बुक हुई है 10,000 यानी 142 पर, तो यहाँ पर बाकायदा एक्सचेंज लॉस रिकग्नाइज होगा। इसी तरह जब साल खत्म होता है ईयर एंड पर, तो आप बैलेंस निकालते हो एज अ मॉनेटरी लाइबिलिटी ईयर एंड, और आप कहते हैं जी 8,000 की आपकी लाइबिलिटी है। अब इसको आप रीमेजर करोगे रूल के मुताबिक। जब रीमेजर करोगे तो जो भी एक्सचेंज गेन लॉस आएगा, डिफरेंस आता है। अब जैसे PKR 143 है, अब मैंने 143 को 144 से कंपेयर नहीं करना, मैंने 143 को 142 से कंपेयर करना है। तो इसका मतलब है कि अगेन एक्सचेंज लॉस आया। तो ये याद रखना है कि एक्सचेंज लॉस सिर्फ साल के एंड पे ही नहीं होता, ट्रांजैक्शंस के वक्त भी। ठीक है। ओके सर, ठीक है, शुक्रिया। ओके जी, आज हम स्टार्ट लेते हैं जी नेक्स्ट कुछ एडजस्टमेंट। 2 जुलाई 2020। ओके अच्छा, अब इसमें आज हम डिस्कस पहले करेंगे इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस। सर वो लास्ट वाला बता देना, डेप्रिशिएबल एसेट्स पर।
तो रह गया था, डील किया था अभी हमने। यस सर। चले मैं दोबारा, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट। जब भी कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करोगे आप एक ऐसे एसेट की जो डेप्रिसिएबल है, तो आपकी दो एडजस्टमेंट होंगी। इसके दो इफेक्ट, दो मुख्तलिफ एडजस्टमेंट होती है। एक तो वही है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, ये बिल्कुल उसी तरह करनी है जैसे नॉन डेप्रिसिएबल एसेट की हमने डिस्कस की थी, ठीक है। और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में हमने क्या पढ़ा था, अगर इंक्रीज हो रही है वैल्यू, अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज का मतलब क्या है कि व्हेन फेयर वैल्यू इज एक्सीडिंग द बुक वैल्यू, उस सूरत में जितनी भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होगी वो वर्किंग टू में लेके जाएंगे, और वर्किंग टू में जाकर हम इसको ऐड करेंगे इन बोथ कॉलम्स, दोनों कॉलम्स में हम इसको जाकर ऐड कर देंगे। क्योंकि मैंने बुक्स में जो रिकॉर्ड की हुई है वो बुक वैल्यू है, मैंने इसको फेयर वैल्यू पर लाइक कराना है और फेयर वैल्यू ज्यादा है इसलिए मैं उसकी वैल्यू को ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा इफेक्ट हमने क्या पढ़ा था इसका, ये तो पहला इफेक्ट था। दूसरा इफेक्ट जब हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, तो जो भी एसेट है, जैसे मैं पीपीई लिख रहा हूँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पी कंपनी की पीपीई प्लस एस कंपनी की पीपीई प्लस कर दूंगा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। ये हिस्सा हम पढ़ चुके हैं, ये अब भी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और अगर डिक्रीज हो रही है फेयर वैल्यू तो यहाँ से ऐड की बजाय सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यहाँ प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आइएगा फर्दर, जब आप फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करते हैं तो फिर आपकी डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करनी होती है। सो डेप्रिसिएशन ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट शुड बी रिकॉर्डेड। फिर मुझे डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करनी है। जब मैं डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा तो डेप्रिसिएशन आपकी पोस्ट एक्विजिशन होती है, यानी जिस दिन मैंने एक्वायर किया उस दिन से लेकर रिपोर्टिंग डेट तक की डेप्रिसिएशन मैंने लेनी है। तो यही बात है, जब वो मैं डेप्रिसिएशन लूंगा तो वो वर्किंग टू में से लेस हो जाएगी। या वीडियो ऑफ कीजिएगा प्लीज। कौन सा स्टूडेंट है? मुदस्सर, अपनी वीडियो ऑफ करें प्लीज। मुदस्सर, आप सुन रहे हैं? अच्छा, अब डेप्रिसिएशन और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो है वो आप लेस करोगे कौन से कॉलम से? फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट कॉलम। रिपोर्टिंग डेट कॉलम से क्यों लेस करूंगा? क्योंकि ये पोस्ट एक्विजिशन है। ये आज मैंने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की, आज ही तो डेप्रिसिएशन नहीं आ जाएगी ना, डेप्रिसिएशन फ्यूचर में आएगी। इसी तरीके से जब मैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आऊंगा, तो जिसमें इस वक्त मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखता हूं, तो पी कंपनी की प्लस एस कंपनी प्लस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, ये तो कर चुके हैं हम, इतना हिस्सा हम कर चुके हैं। अब जो डेप्रिसिएशन होगी वो मैं माइनस कर दूंगा, लेस डेप्रिसिएशन ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन बनेगी वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगी। ये इसलिए माइनस हो रही है कि ये पोस्ट एक्विजिशन है, और ये फर्दर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इसलिए माइनस हो रही है कि डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट की वैल्यू, बुक वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह आपने इन दोनों को रिकॉर्ड करना है। ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएबल एसेट की, और अगर ये वैल्यू इंक्रीज की बजाय डिक्रीज हो जाए, ये रेड कलर जितना भी मैं चेंजेस ला रहा हूँ वो डिक्रीज है, और डिक्रीज कब होगा? व्हेन द फेयर वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, यानी बुक वैल्यू इज ग्रेटर देन फेयर वैल्यू। उस सूरत में ये ऐड की बजाय आप यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करोगे। जितनी भी फेयर वैल्यू आपने यानी आपकी कम हुई है उतने से मैं इसको कम कर दूंगा, और ये प्लस की बजाय माइनस आएगा, माइनस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। और जब मैं डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा तो डेप्रिसिएशन लेस नहीं होगी, ऐड होगी।
क्योंकि देखें आपने डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करनी की होती है बुक्स में, मैं फेयर वैल्यू पे ला रहा हूँ, फेयर वैल्यू कम हो रही है, अगर फेयर वैल्यू कम हो रही है तो इसका मतलब जो डेप्रिसिएशन मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ वो भी ओवरस्टेट हुई है, उसको भी मुझे कम करना है। जब डेप्रिसिएशन कम करूंगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा और नेट एसेट बढ़ेंगे, इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। इसी तरीके से जब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएंगे, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट माइनस होगी, लेकिन डेप्रिसिएशन ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऐड कर देंगे। ठीक हो गया यहां तक? अब मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आता हूं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट विच इज एडजस्टमेंट नंबर 4, इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस। देखिए हमारी दो कंपनीज हैं, पी और एस, पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, दोनों आपस में ट्रांजैक्शंस करती हैं। सम टाइम एक कंपनी दूसरी कंपनी के गुड्स परचेज करती है या सेल कर रही है, यानी मेन सम टाइम पेरेंट सेल गुड्स टू सब्सिडरी, सम टाइम सब्सिडरी सेल गुड्स टू पेरेंट, और बाकायदा ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, पेमेंट्स भी करेंगे आपस में। सम टाइम वन कंपनी प्रोवाइड्स लोन टू अदर कंपनी, तो ये ट्रांजैक्शन चलती रहती है पूरे साल में। साल के एंड पर एक बैलेंस तो होगा, हो सकता है कि पी कंपनी ने कुछ अमाउंट रिसीव करनी हो एस से, या एस ने रिसीव करनी हो पी से। दीज आर नॉन एज इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस। वो बैलेंसेस जो विद इन ग्रुप पी और एस के दरमियान क्रिएट हो रहे हैं वो इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस है। और इसका रूल बड़ा सिंपल है कंसोलिडेशन का, ऑल इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस, intra-group balances shall be set off, cancelled. लेकिन सिंगल कंपनी अकाउंट्स में कैंसिल नहीं होंगे, ये कंसोलिडेशन पर्पसेस के लिए जितने भी इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस हैं वो सारे हम कैंसिल कर देंगे, यानी ना वो रिसीवेबल में आएगा ना वो पेएबल में आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे करंट एसेट्स हैं, ये पी कंपनी है, ये एस है, यहां पर उसने करंट एसेट दिए हुए जो 7 मिलियन है, रुपीज इन थाउजेंड है ये सारी अमाउंट, और एस कंपनी के करंट एसेट 3000 है। इसी तरह करंट लायबिलिटीज दी होंगी, ये मैं पूरी कंसोलिडेटेड, ये पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना रहा, स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट नहीं बना रहा, ये सिर्फ वो चीज शो कर रहा हूँ जहां से ये कैंसिल होने। 5000 और 2200, और ट्रांजैक्शन में लिखता है करंट एसेट्स ऑफ पी इंक्लूड्स रुपीज 1.4 million which will be receivable from S company. From S. The balance was agreed with payable to be in S book. ये जो मैं आपके सामने एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस की, जितने भी इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस हैं ये इसका किसी वर्किंग पे कोई इफेक्ट नहीं आता, वर्किंग 1 2 जो हमने पढ़ी है ये सीधा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जानी है, क्योंकि इसका सिंपल रूल ये है कि जितने भी इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस हैं वो हमने कैंसिल करने हैं, वो सारे के सारे हमारे सेट ऑफ होने हैं। तो सिंपल जब कैंसिल करोगे
तो अब आप जब मैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊंगा तो कैसे लेंगे जरा देखिएगा। रूल के मुताबिक हमने कैंसिल करने हैं, तो जरा देखिएगा करंट एसेट्स ऑफ पी, यानी पी के ये जो करंट एसेट्स हैं इसके अंदर 1.4 बिलियन शामिल है, विच विल बी रिसीवेबल फ्रॉम एस, यानी ये अमाउंट उसने एस से रिसीव करनी है, यानी इसके अंदर 1.4 मिलियन की अमाउंट एक ऐसी इंक्लूड है जो उसने एस से रिसीव करनी है। वो लिख रहा है बैलेंस वाज एग्रीड विद पेएबल टू पी इन एस बुक। तो एस की बुक में जो पेएबल्स आ रहे हैं, यानी ये इसमें ये अमाउंट उससे टैली कर रही है, यानी इसमें भी 1.4 मिलियन वो शामिल है जो इसने पी को पे करने हैं, यानी ये 1.4 मिलियन पेएबल टू पी और ये 1.4 मिलियन रिसीवेबल फ्रॉम एस। अब रूल के मुताबिक सिंपल आपने इसको कैंसिल करना है, और कैंसिल करने का तरीका क्या है कि जब मैं करंट एसेट लिखूंगा कंसोलिडेशन में, तो हमने रूल पढ़ा था पी कंपनी के करंट एसेट्स प्लस एस कंपनी के करंट एसेट्स दोनों को ऐड करेंगे और इसमें से इंट्रा ग्रुप बैलेंस जो है 1400 को लेस कर देंगे। ठीक है, इंट्रा ग्रुप बैलेंस कैंसिल करने हैं सेट। अब ये बन जाएगा 10,000 माइनस 1400 8600, ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो होगा। इसी तरह जब करंट लायबिलिटीज शो करोगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, तो पी कंपनी की करंट लायबिलिटी 5000, एस कंपनी की करंट लायबिलिटी 2200, दोनों को ऐड करेंगे और इसमें से इंट्रा ग्रुप बैलेंस 1400 लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये 1800 और 6800, 5000 और 800 सॉरी 5800 की अमाउंट बनेगी। 5000 प्लस 2200 ये 7200 आ गया, 7200 में से लेस करें तो 5.8 मिलियन। अब ये जो इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं, इसकी सिंपल एंट्री ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनी, यानी ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एंट्री बनेगी। अब देखो पेएबल डेबिट हो रहा है, पेएबल कम कर रहा हूं मैं, और रिसीवेबल क्रेडिट होगा क्योंकि ये भी कम होगा, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट कैंसिल हो गए। लेकिन अगेन मैं यही बोलूंगा आपको दोबारा कि सिंगल कंपनी अकाउंट्स में ये कैंसिल नहीं होंगे, सिंगल कंपनी अकाउंट्स में उसी तरह रहेंगे, रिसीवेबल 7000 3000 5000 2200 ये। लेकिन कंसोलिडेशन पर्पसेस के लिए हमारा रूल ये कहता है कि जितने इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस हैं उसको आप कैंसिल कर। ठीक है जी, अब इससे आगे चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। अभी इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस को ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन है तो साथ पूछ लीजिएगा। अच्छा, सब टाइम वो स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज करता है। ठीक है, और वो ये लिखता है जी कि आपके जो रिसीवेबल है, रिसीवेबल फ्रॉम एस इन द बुक्स ऑफ पी were rupees 1.4 million, whereas payable to B payable to P in S books were rupees 1.1 million। यानी अब यहां सिचुएशन ये आई कि जो रिसीवेबल शो हो रहा है पी की बुक में, उसमें एक रिसीवेबल ऐसा शामिल है जो एस से लेने हैं, वो 1.4 मिलियन है। इसी तरह जो पेएबल शो हो रहा है पी की बुक में, एस की बुक में पेएबल, उसमें पेएबल में
पेएबल टू पी जो शामिल है वो 1.1 मिलियन है, और ये दोनों अमाउंट रिकंसाइल नहीं हो रही। और अब अगर मैं इसको वो रूल लगाऊं जो अभी हमने पढ़ा है कि ऑल द इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस शैल बी कैंसल्ड, शैल बी सेट ऑफ, यानी ये सारे के सारे कैंसिल हो जाने चाहिए, तो बिल्कुल अब भी वो रूल लगा सकता हूं कि मैंने अब भी वही लगाना है, मैंने कैंसिल करने हैं। लेकिन जब मैं कैंसिल करूंगा तो याद रखिएगा कि मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इक्वल नहीं आएगी कंसोलिडेटेड। तो पहला काम क्या करना है, पहले मुझे इसके रीजन आइडेंटिफाई करनी है कि ये बैलेंस क्यों नहीं हो रहा, यानी इसकी रिकंसिलिएशन करनी है। दो मेजर रीजन हो सकते हैं, फिर उसके बाद मैं बाकी रीजंस की तरफ जाऊंगा। नंबर 1, स्टॉक इन ट्रांजिट। यानी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को गुड्स सेल कर दी, लेकिन जिसने परचेज की है जिस कंपनी ने विद इन ग्रुप, उसने अभी गुड्स रिसीव नहीं की और ईयर एंड हो गया। जो कंपनी गुड्स सेल कर रही है वो तो उसी दिन सेल को रिकॉग्नाइज कर देगी, और जिस दिन उसने गुड्स सेल की हैं, जिस दिन गुड डिलीवर की है, उसी दिन सेल रिकॉर्ड कर देगी। ठीक है, तो लिहाजा जब सेल रिकॉर्ड करेगी तो रिसीवेबल भी रिकॉर्ड हो गया। लेकिन दूसरी बुक जो है, अभी मैं पी और एस का नाम नहीं लेता, जो दूसरी कंपनी है जिसने गुड्स परचेज की है, वो परचेज तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकती जब तक गुड्स उसके पास आएंगी नहीं। ठीक है, तो लिहाजा उस सूरत में वो परचेज रिकॉर्ड नहीं करेगा, पेएबल रिकॉर्ड नहीं होंगे, तो दोनों के दरमियान डिफरेंस क्रिएट होगा। इस डिफरेंस को हमें बुक्स में पहले एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको कहते हैं स्टॉक इन ट्रांजिट। एग्जांपल से जरा देखते हैं। देखिए ये दो बुक्स हैं, एक हमारी पी कंपनी की बुक है और एक एस कंपनी की बुक। अच्छा, पी कंपनी के बुक में जो बैलेंस आ रहा है रिसीवेबल, पी कंपनी के बुक में किसका अकाउंट, एस का अकाउंट, और एस की बुक में पी का अकाउंट। अब पी कंपनी की बुक में ये डेबिट बैलेंस आ रहा है, सपोज एक ट्रांजैक्शन से पहले 1.1 मिलियन, और एस कंपनी की बुक में भी क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, यानी क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, वो भी 1.1 मिलियन। यानी अभी तक ये दोनों बैलेंस टैली है, यानी पी कंपनी की बुक ये शो कर रही है कि इसने 1.1 मिलियन रिसीव करने हैं एस कंपनी से, और एस कंपनी की बुक ये रिप्रेजेंट कर रही है कि उसने 1.1 मिलियन पे करने हैं पी कंपनी। ओके, ऑन द क्लोजिंग डेट, या जैसे 34 दिसंबर है तो 29, 30, 31 को बिल्कुल एंड पर पी कंपनी गुड्स सेल करता है, यानी पी सेल्स गुड्स टू S for 0.3 मिलियन। अब पी कंपनी ने एस कंपनी को गुड्स सेल की, तो पी कंपनी तो अपनी बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड कर लेगा ना, रिसीवेबल डेबिट यानी एस डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो इसने ये एंट्री पास कर दी सेल्स की 0.3 मिलियन। लेकिन एस के पॉइंट से मैं लिख रहा हूं एस हैज नॉट येट रिसीव द गुड्स, so he has not recorded any further transaction। year end होता है, ये अपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बैलेंस आ रहा है, जो कि यकीनन डेबिट बैलेंस है, लिखा मैंने क्रेडिट साइड पे 1.4 मिलियन, ये जो क्वेश्चन के मुताबिक आ रहा है, और एस कंपनी की बुक में जो बैलेंस आ रहा है वो 1.1 मिलियन, दिस वन। ठीक है जी, अब ये टैली नहीं कर रहा। अब जब मैं कंसोलिडेशन करूंगा तो कंसोलिडेशन के रूल के मुताबिक मुझे इन दोनों बैलेंसेस को कैंसिल करना है। ठीक है, जब मैं कैंसिल करूंगा
तो ऑब्वियसली रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएंगे, पेएबल डेबिट हो जाएंगे। अगर देखते हैं पेएबल डेबिट होंगे, लेकिन पेएबल कितने से डेबिट हो सकते हैं? इंट्रा ग्रुप बैलेंस से, 1.1 से। ये है पेएबल टू पी। और इसी तरह रिसीवेबल मैं क्रेडिट करूंगा फ्रॉम एस 1.4 मिलियन से। अब जो 0.3 मिलियन का आपका गुड्स सेल हुई है, एस को रिसीव नहीं हुई, उसकी एंट्री पास करेंगे एंड दिस इज नॉन एज स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तो स्टॉक इन ट्रेड में यहां पर लाऊंगा, स्टॉक इन ट्रेड कह रहा हूं, स्टॉक इन ट्रांजिट। ये बकायदा स्टॉक इन ट्रांजिट रिकॉग्नाइज होगा 0.3 मिलियन से, तो ऑटोमेटिकली मेरी डबल एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। ये जो मैंने आपके सामने एंट्री की है, ये ग्रुप में एंट्री होगी, यानी कंसोलिडेशन प्रोसेस में। लेकिन एस कंपनी की बुक में क्या एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए? ये रिकॉर्ड करेगा स्टॉक इन ट्रांजिट डेबिट और पेएबल क्रेडिट, पेएबल टू पी क्रेडिट। यानी ये सिंगल कंपनी अकाउंट में ये एंट्री पास हुई, और अगर डायरेक्ट ग्रुप में एंट्री करूंगा तो ये वाली एंट्री पास होगी। इन दोनों एंट्री में फर्क कोई नहीं है, क्योंकि जैसे अगर मैं ये एंट्री पास करता हूं तो देखिएगा ये बैलेंस बढ़कर 1.4 मिलियन हो गया और स्टॉक इन ट्रांजिट रिकॉर्ड हो गया, यानी स्टॉक को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। अब इस एंट्री के मुताबिक इफेक्ट कहां कहां जा रहे हैं? नंबर 1, मैंने डिडक्ट किया पेएबल of 1.1 million from current liabilities। ये सारा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में होना है। नंबर 2, मैंने डिडक्ट किया रिसीवेबल्स of rupees 1.4 million from current assets। सो एक तरफ मैं करंट एसेट से माइनस कर रहा हूं 1.4 मिलियन, दूसरी तरफ 1.1 मिलियन लेस कर रहा हूं मैं करंट लायबिलिटी से, और तीसरे स्टेप पे मैं ऐड कर दूंगा स्टॉक इन ट्रांजिट इन करंट एसेट्स। स्टॉक इन ट्रांजिट ऑफ रुपीज 0.3 मिलियन इन करंट एसेट्स। तो अल्टीमेटली देखो तो करंट एसेट पे टोटल इफेक्ट 1.1 मिलियन का आया, और करंट लायबिलिटी में भी और टोटल इफेक्ट 1.1 मिलियन का आया। तो जब दोनों बैलेंस आपके रिकंसाइल नहीं हो रहे होंगे तो पहले आपने रीजन आइडेंटिफाई करनी है कि रीजन किस वजह से है, और जिस वजह से रीजन है उसके अंदर भी आप उसको इनकॉर्पोरेट कर दो। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा नंबर 2 रीजन, कैश इन ट्रांजिट। कैश इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट का मीनिंग ये है कि जब एक पार्टी ने पेमेंट कर दी दूसरे को और दूसरी पार्टी ने अभी उसको रिसीव नहीं किया, जिस पार्टी ने पेमेंट की है वो उसी दिन एंट्री रिकॉर्ड कर देगी जिस दिन उसने उसको रिसीव पेमेंट की है। जिस दिन मैं पेमेंट करूंगा, जो भी कंपनी पेमेंट करेगी वो पेमेंट रिकॉर्ड कर देगी, लेकिन दूसरी कंपनी जिसको पेमेंट रिसीव होनी है वो उस दिन एंट्री रिकॉर्ड करेगी जिस दिन एक्चुअली उसको रिसीव होगी। तो अभी तो रिसीव हुई नहीं, तो लिहाजा उसने रिकॉर्ड नहीं किया, जिसकी वजह से वो डिफरेंस आ जाता है। सेम यही एडजस्टमेंट में रखूंगा, एडजस्टमेंट में कोई चेंज नहीं ला रहा। अब जरा देखते हैं कैश इन ट्रांजिट में क्या सिचुएशन है। ये पी की कंपनी की बुक है, और पी कंपनी की बुक में अकाउंट आ रहा होगा एस का, और हम अज्यूम करते हैं जी इसकी बुक में जो बैलेंस आ रहा है बिफोर दिस ट्रांजैक्शन वो 1.4 मिलियन।
पी की बुक में एस का जो अकाउंट है वो 1.4 शो कर रहा है, यानी मीन पी ने एस से 1.4 मिलियन रिसीव करना है। फिर एस की बुक में आएंगे, एस की बुक में पी का अकाउंट आ रहा है और ये बैलेंस हमारा आ रहा है बिफोर दिस ट्रांजैक्शन 1.4 मिलियन, जो कि रिकंसाइल है। On the last day of the accounting year, S paid 0.3 million to P. S जो है वो P को 0.3 मिलियन पे कर देता है। जैसे ही पे करेगा तो S तो रिकॉर्ड कर देगा एंट्री। S की बुक में क्या एंट्री होगी? कैश क्रेडिट, S पे कर रहा है, और P डेबिट। यकीनन इसने कैश पे कर दिया, इसने डेबिट कर दिया 0.3 मिलियन। ठीक है, लेकिन P हैज नॉट येट रिसीव्ड कैश। अब P कंपनी ने किसी किस्म का कोई कैश रिसीव नहीं किया। तो जब P कंपनी ने कैश रिसीव नहीं किया तो इसलिए वो रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा। साल खत्म हुआ, बैलेंस हुए, इसकी बुक में बैलेंस 1.4 मिलियन आ रहा है, जो एग्जैक्टली वही बैलेंस मैंने लाया हूं जो कि यहां पर लिखा हुआ है। और एस कंपनी की बुक में जो पी अकाउंट का जो बैलेंस आ रहा है वो 1.1 मिलियन। ठीक है जी। अब ये रिकॉर्ड करने के बाद अगर मैं इसके बैलेंसेस को कैंसिल करता हूं, जिस तरह मैं एंट्री करके दिखा रहा हूं ग्रुप में, रूल के मुताबिक जितने पेएबल है मुझे कैंसिल करने हैं। पेएबल डेबिट हुए 1.1 मिलियन से, रिसीवेबल क्रेडिट हुए 1.4 मिलियन से। अब ये टैली तो नहीं कर रहा। अब मैं बाकायदा इसके दरमियान जब देखूंगा ये डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, मुझे पता लगेगा कैश इन ट्रांजिट, तो मैं कैश इन ट्रांजिट को डेबिट कर दूंगा। कैश इन ट्रांजिट डेबिट हो जाएगा। इस एंट्री और जो पहली एंट्री है उसमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा। सिर्फ यहाँ स्टॉक इन ट्रांजिट था, ये कैश इन ट्रांजिट। यानी ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंपनी से आउट हो चुका है, दूसरी कंपनी में रिसीव नहीं हुआ, बस वो मैं रिसीव कर रहा हूँ, चाहे वो स्टॉक हो या वो कैश हो। अब इस एंट्री को रिकॉर्ड जब मैंने कर दिया, ग्रुप ने रिकॉर्ड कर दिया, तो सिंगल कंपनी अकाउंट में पी क्या एंट्री पास करेगा वो भी देख लो, क्योंकि इसकी एंट्री ऐसे नहीं करेगा, ऐसा ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका है। पी कंपनी अपनी बुक में एंट्री रिकॉर्ड करेगा कैश इन ट्रांजिट डेबिट 0.3 मिलियन से, और रिसीवेबल फ्रॉम एस क्रेडिट तो जैसे ये एंट्री पास करेगा पी, इसका बैलेंस 1.1 मिलियन हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ग्रुप में जो हम एंट्री पास कर रहे हैं वो इस तरह करते हैं। और इसके इफेक्ट कहां कहां जा रहे हैं? अगेन सेम इफेक्ट। देखो, डिडक्ट करना है मैंने पेएबल से 1.1 मिलियन, बिल्कुल सेम वही नजर आएगा करंट लायबिलिटी से। इवन मैंने रिसीवेबल से 1.4 मिलियन लेस करना है करंट एसेट से, ये भी सेम आ रहा है। और तीसरे में थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है, और यहाँ लिखा है ऐड स्टॉक इन ट्रांजिट और 0.3 मिलियन। ये स्टॉक इन ट्रांजिट आप इसमें ऐड करो, 0.3 मिलियन आप इसमें ऐड करेंगे स्टॉक इन ट्रांजिट। वो स्टॉक इन ट्रांजिट में ऐड किया था, ये कैश इन ट्रांजिट में ऐड करना है। ठीक है जी। ये दो रीजंस मैंने मेन रीजन बताई हैं, स्टॉक इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट। इनमें अब कॉमन चीज क्या नजर आई आपको? कॉमन चीज ये है, दोनों केसेस में आपका जो रिसीवेबल का बैलेंस है वो ज्यादा है और पेएबल का बैलेंस कम। और हमेशा ही ऐसे होगा, चाहे सेलर कोई भी हो। यानी ये भी हो सकता है कि एस कंपनी सेल कर रही है गुड्स पी को,
तो एस कंपनी की बुक में रिसीवेबल अकाउंट आ रहा है, पी कंपनी की बुक में पेएबल आ रहा है, ठीक है, वो जैसे मर्जी हो, लेकिन ये याद रखिएगा अगर स्टॉक इन ट्रांजिट हो या कैश इन ट्रांजिट हो, दोनों सूरतों में रिसीवेबल का बैलेंस हमेशा ज्यादा होगा और पेएबल का बैलेंस हमेशा कम। अब इसकी ये लाइन मैंने क्यों यूज की, जरा आइएगा एक ACCA के पास पेपर पे एक क्वेश्चन का रेफरेंस दे रहा हूं, उसमें उसने एक काम किया वो मैं बता रहा हूं। अच्छा, अब वो ये लिखता है जी उसमें कि रिसीवेबल फ्रॉम पी, अब मैं जरा उल्ट कर देता हूं, इन द बुक्स ऑफ एस, in the books of S, rupees 3 million was not agreed with balance of payable to S in P books. The difference of rupees 0.5 million represent cash in transit. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम यह है कि एक बैलेंस दिया हुआ है, दूसरा नहीं दिया हुआ। यहां वो लिख रहा है रिसीवेबल फ्रॉम पी इन द बुक्स ऑफ एस, एस की बुक में जो रिसीवेबल फ्रॉम पी है यानी ये हेड है, यानी एस ने, अब आपने एस ने अमाउंट रिसीव करनी है पी से 3 मिलियन की, वो टैली नहीं कर रही पेबल टू एस से। यानी अब अगर मैं ये कहूं कि ये पी की बुक है और एस की बुक है, पी की बुक में हमें बैलेंस नहीं दिया हुआ, लेकिन एस की बुक में रिसीवेबल फ्रॉम पी गिवन है, रिसीवेबल फ्रॉम पी, यानी एस की बुक ये शो कर रही है कि मैंने पी से 3 मिलियन रिसीव करने हैं, लेकिन पी की बुक में कितने रिसीव करने हैं ये नहीं मालूम, सिर्फ इतना बताया कि डिफरेंस है 0.5। जब ये लफ्ज लिख देता है तो इसके दो मीनिंग निकलते हैं, यानी पी की बुक में जो पेएबल है टू एस, पी ने एस को जो पेमेंट करनी है वो 3.5 मिलियन भी हो सकती है बैलेंस, वो 2.5 मिलियन भी हो सकता है क्योंकि उसने लिखा है डिफरेंस ऑफ 0.25 मिलियन जी। तो ये उसने लिखा है कि डिफरेंस जो है ना वो 0.5 मिलियन है, तो डिफरेंस इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी। तो कैसे पता लगेगा, अभी मैंने जो पिछली स्लाइड में आपको आखिरी लाइन बोली थी, मैंने क्या कहा था, अगर कैश इन ट्रांजिट हो या स्टॉक इन ट्रांजिट हो तो रिसीवेबल का बैलेंस हमेशा ज्यादा होगा, पेएबल का बैलेंस हमेशा कम होगा, इस चीज को माइंड में रखना है। तो लिहाजा पी की बुक में जो आ रहा है वो 2.5 मिलियन, नॉट 3.5 मिलियन। तो ये डिफरेंस हमने इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है कैश इन ट्रांजिट को, क्योंकि अब जब मैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊंगा इस केस में, तो जब मैं करंट एसेट लिखूंगा, करंट एसेट में जब रिसीवेबल आ रहे होंगे तो रिसीवेबल में पी कंपनी के रिसीवेबल प्लस एस कंपनी के रिसीवेबल माइनस इंट्रा ग्रुप बैलेंस 3 मिलियन, ये रिसीवेबल इररिस्पेक्टिव कि वो पी की बुक में आ रहे हैं या एस की बुक में आ रहे हैं, आपने इंट्रा ग्रुप है उस बैलेंस को हर हालत में कैंसिल करना है,
ये 3 मिलियन मैंने यहां से माइनस कर दिया। दूसरी तरफ चूंकि ये कैश इन ट्रांजिट है तो वो भी करंट एसेट में आता है कैश। पी कंपनी का कैश लिखोगे, एस कंपनी का कैश लिखोगे और इसमें माइनस प्लस कर दोगे कैश इन ट्रांजिट। कैश इन ट्रांजिट कितना है 0.5 मिलियन। फिर इसी तरह करंट लाइबिलिटीज में जाओगे तो यहां मुझे पेएबल में ये बैलेंस चाहिए जो अभी मैंने 2.5 मिलियन निकाला है। तो यहाँ पी का पेएबल, एस कंपनी की पेएबल माइनस 2.5 मिलियन, जो अभी मैंने आपके सामने बैलेंस कैलकुलेट की है 2.5 मिलियन। सो अगेन मैं ये लाइन रिपीट कर रहा हूं, अगर कैश इन ट्रांजिट और स्टॉक इन ट्रांजिट गिवन तो हमेशा रिसीवेबल का बैलेंस ज्यादा होगा, चाहे वो किसी भी बुक में। इंट्रा ग्रुप में रिसीवेबल का बैलेंस ज्यादा होगा पेएबल से। अगर आपको रिसीवेबल का बैलेंस दिया हुआ है और डिफरेंस दिया हुआ है तो मैं पेएबल का बैलेंस निकाल सकता हूं उसको सब्ट्रैक्ट करके। और अगर पेएबल का बैलेंस दिया हुआ है और डिफरेंस दिया हुआ है और मुझे रिसीवेबल का बैलेंस नहीं दिया हुआ हो तो मैं रिसीवेबल का बैलेंस कैलकुलेट कर दूंगा उसको ऐड करके, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसके पीछे माइंड में ये ही रखना है जो मैंने टी काउंट से भी प्रूव किया आपको कि रिसीवेबल का बैलेंस हमेशा ज्यादा आएगा और पेएबल का बैलेंस हमेशा कम आएगा। जब ये तीन अमाउंट्स निकल आएंगी, अब ओवरऑल इफेक्ट देखो तो कितना आ रहा है। करंट एसेट में ओवरऑल सब्ट्रैक्ट हो रहा है 2.5 मिलियन और करंट लाइबिलिटीज में भी 2.5 मिलियन। तो अगर एंट्री पूछ ले तो एंट्री भी हम पढ़ चुके हैं। मैंने क्या किया यहाँ पर पेएबल को डेबिट किया 2.5 मिलियन से क्योंकि ये माइनस हो रहा है, कैश प्लस हो रहा है, स्टॉक इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट को प्लस कर दिया, रिसीवेबल माइनस हो रहा है तो इसको क्रेडिट कर दिया 3 मिलियन से, तो डबल एंट्री मेरी मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, इसको आप कहते हैं इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस। ठीक है, अब जितने भी इंट्रा ग्रुप बैलेंस किसी भी वजह से आए वो कैंसिल होंगे। मैं एक और तरफ आता हूं, मैं लिखता हूं जी कि ए लिमिटेड एक्वायर्ड 100% debentures in S company which is shown in investment in S। जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लाते हो सिंगल कंपनी की तो पी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है यहां पर लिखा होता है ना इन्वेस्टमेंट इन एस। तो इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? पी। अब ये जो अमाउंट है जिसको मैं यहां पर ए लगा रहा हूं, ये इस अमाउंट में कौन सी अमाउंट शामिल है एज पर दिस क्वेश्चन? एक तो शेयर जो आपने खरीदे हैं वो तो आने ही आने हैं, ये अलहदा से ट्रांजेक्शन ले रहा हूँ, वो शेयर्स अलहदा हैं क्योंकि वो नहीं होंगे तो फिर तो सब्सिडरी और पेरेंट का रिलेशन ही क्रिएट नहीं हो रहा। वो तो हमेशा याद रखेगा वो तो रिलेशन क्रिएट हो ही नहीं सकता, इसका मतलब वो रिलेशन क्रिएट हुआ है। तो वो भी आपने शेयर भी खरीदे हैं, वो 70% खरीदे हैं, 80 खरीदे हैं, इररिस्पेक्टिव। ए लिमिटेड ने 100% डिबेंचर खरीद ली है एस कंपनी के जो इसमें इंक्लूड है। यानी इस इन्वेस्टमेंट में अब दो अमाउंट आ रही है, एक वो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट जो उसने एस कंपनी को एक्वायर किया था वो अमाउंट भी इसमें शामिल है, और एक वो अमाउंट जो एस कंपनी के डिबेंचर बाय किए थे। डिबेंचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, चाहे वो सेम डे को ही हो, ये इंट्रा ग्रुप बैलेंस है। ठीक है, दूसरी तरफ एस कंपनी की बुक में डिबेंचर्स आ रहे होंगे, तो रूल के मुताबिक मुझे दोनों बैलेंस को कैंसिल कर दें, दोनों बैलेंस को कैंसिल कर दें। और डिबेंचर की अमाउंट तो तकरीबन एक ही होती है, इसमें फर्क नहीं होता, लेकिन वही कैश इन ट्रांजिट इसमें हो सकता है कि एसपी कंपनी ने कुछ पेमेंट वापस कर दी है इसको, कुछ डिबेंचर सेल कर दिए, पेमेंट वापस कर दी, जिसके बाद नेचुरली उसका रिसीवेबल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कम होगी और डिबेंचर की अमाउंट ज्यादा होगी।
तो वो रिसीवेबल और पेएबल का जो डिफरेंस होगा वो कैश इन ट्रांजिट में जाएगा। लेकिन एक चीज फर्दर जो सबसे अहम है, ये इन्वेस्टमेंट जो है इसमें दो हिस्से मैंने आपको बोले थे, ये प्लीज टेक्निकली अंडरस्टैंड करना है। इसके दो हिस्से, पहला हिस्सा जो इसका आएगा वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, जो आपने शेयर एक्वायर किया और उसका रूल अब बेसिक रूल पढ़ चुके हैं, और वो क्या है कि इन्वेस्टमेंट इन एस मस्ट बी कैंसल्ड। तो जब वो वाला वर्ड पढ़ रहा हूं तो ये हिस्सा तो वैसे ही कैंसिल हो रहा है। दूसरा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स भी आ रहा है, और ये जो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर है ये इंट्रा ग्रुप है, और इसका रूल भी यही है कि ऑल द इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस शैल बी कैंसल। तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट सारी कैंसिल हो जाएगी और डिबेंचर भी सारे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये 100% है। तो इस तरह ये भी देखना जरूरी होता है कि वो हेड जो है वो किस में शामिल है, यानी कौन से हेड में वो एंट्री शामिल है, ताकि मैं इंट्रा ग्रुप जब कैंसिल करूं तो मुझे आइडिया हो, जैसे यहाँ रिसीवेबल और पेएबल है और यहाँ इन्वेस्टमेंट में एंट्री हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं एक और बात करूं आपको इंट्रा ग्रुप के हवाले से, समटाइम करंट अकाउंट्स ये होते हैं, यानी वो एक ये कंपनी इंट्रा ग्रुप जो आपस में जो पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी करंट अकाउंट्स ओपन करती है। करंट अकाउंट बाय नेचर रिसीवेबल और पेएबल अकाउंट, इसका बैलेंस किसी की बुक में डेबिट होगा, किसी दूसरी बुक में क्रेडिट। ठीक हो गया, आपने सिंपल इसको कैंसिल करना है। और अब इसके बाद जो मेरी ट्रांजैक्शन है वो बड़ी जरूरी है, आप रियलाइज, और काफी लेंथी है, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, आज नहीं करवा रहे। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो जी। चले इसको आज आप अच्छी तरह रिवाइज कीजिएगा, राइट, कल फिर इंशाल्लाह बाकी डिस्कस। थैंक यू।